हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो हमारी जो ईएमएफ इक्वेशन है वो आती कैसे है। ईएमएफ इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू 4.44 FM। ये इक्वेशन आती कैसे हम उसको देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो करके देखते हैं अपन कि इक्वेशन कैसे ऑब्टेन हुई। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानते हैं लेट द फ्लक्स at any instant of time is given by। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो फ्लक्स होता है वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम क्या लेते हैं, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू एम साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यहाँ पे क्या है, फाई एम जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या होगा, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या है, किसी भी अपन ने एनी इंस्टेंट पर फ्लक्स माना तो फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, linked by this n number of turns, linked by this flux is given by Faraday's law। ऐसा फेराडे लॉ क्या बोलता है, E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अपन ने किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स माना तो फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी हो गया। अब उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, था इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, एन नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल में, वो लिंक करेगा दिस फ्लक्स से। तो किसके द्वारा दिया जाएगा, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू सॉरी माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से फाई की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम फाई की वैल्यू रख देंगे। सो E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी वाई डी टी। फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गई फाई एम, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू फाई एम, ठीक है, डी वाई डी टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी। सो E इज इक्वल टू माइनस एन फाई एम, साइन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो एक बार ओमेगा। सो E इज इक्वल टू माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अपन ने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन सेकंड को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ई एम, ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे जो ई एम है ना, यहाँ पे सेंस अपन लिखेंगे ई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा ई एम। तो अपन ने ई एम इज इक्वल टू क्या, एन ओमेगा फाई एम की जगह पे अपन ने ई एम रख दिया। ठीक है, ये रख दिया अपन। अब
इसको अपन क्या है, माइनस आ गया तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू ई एम साइन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, यहाँ से माइनस को मान लेंगे तो वापस यही आ जाएगा। ये हो गया हमारा। इस इक्वेशन सेकंड को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अपन जानते हैं कि द RMS वैल्यू फॉर द साइन वेव, ठीक है, द RMS वैल्यू फॉर द साइन वेव, ठीक है, फॉर इंड्यूस्ड EMF is given by, अपन इसको लिखते हैं ERMS या EM इज इक्वल्स टू, तो जो RMS वैल्यू होती है वो ERMS इज इक्वल्स टू, या फिर अपन इसको E के इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, होती है E मैक्स अपॉन रूट टू। RMS वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। तो अपन ई मैक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, इंड्यूस्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ह्यूमर, ERMS या E इज इक्वल्स टू, अपन इसकी जगह पे रख सकते हैं ये वैल्यू n ओमेगा 5m अपॉन रूट टू। ठीक है, सो E इज इक्वल्स टू n ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, 2πf इंटू 5m अपॉन रूट टू। टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू लिख सकते हैं। सो NF5m इंटू रूट टू लिख दिया अपन में रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट टू NF5m। रूट टू की वैल्यू क्या होती है 4.445 MFM। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन थर्ड, ये कहलाती है हमारी EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब क्या, ट्रांसफार्मर में जो है वो दो वाइंडिंग यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर अपन हर एक वाइंडिंग के लिए इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम एक बार प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार सेकेंडरी को, तो उसका इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड EMF निकल आएगा दोनों वाइंडिंग्स का, है ना। तो सबसे पहले अगर हम फॉर प्राइमरी वाइंडिंग के लिए अगर निकालें, फॉर प्राइमरी RMS वोल्टेज, ठीक है, निकालें हम तो प्राइमरी को क्या हो जाए, E1 से डिनोट कर सकते अपन। E1 इज इक्वल्स टू 4.44 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी क्या होगी, सबसे पहले 5m कॉमन रहेगा, FP दोनों में कॉमन रहेगा, फ्रिक्वेंसी एक सी रहेगी, फ्लक्स एक ही रहता है ना, दोनों के साथ एक ही फ्लक्स लिंक करता है 5m। तो 5mF अकेले नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, N1 हो जाएंगे। ठीक है, ये कहलाएगा हमारे प्राइमरी के लिए। अगर हम सेम सेकेंडरी के निकालें, ठीक है, तो सेकेंडरी के लिए हो जाएगी E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.445m और N1 की जगह अब N2। तो ये दोनों वैल्यू से हम इससे प्राइमरी का निकाल सकते हैं, इससे सेकेंडरी का निकाल सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं टर्न रेशियो क्या होता है। ठीक है, टर्न रेशियो देखना है हमें। तो जो टर्न रेशियो होता है या वोल्टेज रेशियो होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन रहती हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, E1, सबसे पहले E1 इज इक्वल टू दिया है 4.445mF N1 होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E1 अपॉन N1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4.445mF। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसको ये नाम दे दिया। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 4.445mF N2 था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, E2 अपॉन N2 लिख सकते हैं। तो E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू 4.445
एफ, इसको हमने इक्वेशन बी नाम दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये देखो इसका RHS जो है दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों को हम कंपेयर कर दें अगर, तो हमारे पास क्या है, ये दोनों तो इक्वल है किसके, इनके, तो ये दोनों सेम है। तो कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, E1/N1 इज इक्वल टू हो जाएगा E2/N2। अगर अपन इसको सेपरेट करके लिखें तो क्या हो जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2, ठीक है। ये होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वोल्टेज एंड टर्न के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो N1/N2 है ये कहलाता है हमारा टर्न रेशियो, ठीक है। और हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ए से डिनोट करते हैं, तो हम इसको ए इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ए इज इक्वल टू, इसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिनोट करते हैं E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब कि E1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है V1 के, और E2 जो है वो इक्वल होता है V2 के, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लिख सकते हैं E1, और ये जो E1 और E2 है इनकी जगह पर अपन V1 और V2 भी लिख सकते हैं। तो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी रेशियो की हेल्प से जो रेफर्ड वैल्यूज अपन निकालते हैं ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर करते हैं और सेकेंडरी टू प्राइमरी जब रेफर करते हैं तो ये वैल्यूज जो आते हैं वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प की वजह से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे I2/I1 भी रहता है ना। तो एज वी नो दैट वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है, करंट कम होता है हमेशा, है ना। तो जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है, ठीक है, इस पर हम I2/I1 लिखते हैं, ना कि I1/I2, ठीक है। क्योंकि जो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 लिखते हैं अपन, ठीक है। ये होता है हमारा कंप्लीट रेशियो, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं किसके, अगर अपन इससे हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज में, हम जैसे जानते हैं वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है, करंट कम होता है, ठीक है। तो V1 अपन ने अगर बढ़ाया तो I1 क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो I1 क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर अपन V2 बढ़ाते हैं तो I2 क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो V1/V2 है, ठीक है, इसको देखते हैं अपन N1/N2 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर अपन V1 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है इसके, N1। तो N1 बढ़ाने पर हमारा क्या होगा, V1 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, V1 बढ़ेगा, ठीक है। और अगर अपन क्या करें, N1 नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी मतलब फर्स्ट कॉइल के कम कर दें तो वोल्टेज भी क्या होगा, V1 कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, अगर V2 को ज़्यादा करना है तो N1 को हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि अगर हम N1 बढ़ा रहे हैं तो V1 बढ़ेगा और V2 कम होगा, ठीक है। N2 बढ़ा रहे हैं तो V2 बढ़ेगा, V1 कम होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर है उसमें हम जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा, है ना। तो हमें ऐसा तो करना नहीं, हम क्या करते हैं, या तो स्टेप अप करते हैं या तो स्टेप डाउन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो N1 को बड़ा रखना पड़ेगा या तो N2 को बड़ा रखना पड़ेगा। अगर हमें वोल्टेज सेकेंडरी पे ज़्यादा चाहिए, मतलब स्टेप अप चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, N2 के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे। और जब N2 के नंबर ऑफ टर्न्स अपन बढ़ा देंगे तो V2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब N1 को हमें कम रखना पड़ेगा, तो V1 पे अपन कम सप्लाई दे रहे हैं, कम वोल्टेज दे रहे हैं। वो अपन ने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया तो N2 की टर्न्स क्या रखी,
एज़ कम्पेयर टू N1, N2 के टर्म्स अपन ज़्यादा रखेंगे तो वोल्टेज हमें V2 पे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर स्टेप डाउन चाहिए तो N1 पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू N2। ठीक है, तो हमें क्या होगा, वोल्टेज भी प्राइमरी पे ज़्यादा होगा और N2 के टर्म्स एज़ कम्पेयर टू N1 कम होंगे तो वोल्टेज V2 भी हमें कम मिलेगा, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन करंट को देखते हैं, अगर V1 अपन V2 लें अपन तो I2 अपन क्या होगा, I1 होगा, तो हम V1 बढ़ाएंगे तो I2 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और I2 बढ़ेगा और I1 जो है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज बढ़ाने पे हमेशा करंट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक this video, please like and share and subscribe our channel. Thank you.